दिल्ली के पूर्व सीपी एसएन श्रीवास्तव से बातचीत की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पहले दो कड़ियों में हमने दिल्ली की महत्वपूर्ण घटनाओं और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी और पत्थरबाजी घटनाओं के बारे में जाना था। इस वीडियो में जानिए दिल्ली के दंगों के बारे में और भी बहुत सारी वो बातें जो अब तक आप कहीं से भी न जानते होंगे, न सुना होगा और न पढ़ा होगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कल और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है। पिछले दोनों एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। मैं हूं आलोक वर्मा और आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली के लोकल लॉ एंड ऑर्डर से लेकर टेररिस्ट गतिविधियां तक और कोरोना काल तक पुलिस के चीफ रहे हैं। इस वीडियो में उनसे ऐसी कई बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद कभी आपने किसी अखबार में, टीवी में या किसी और से ना सुना हो। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब आते हैं हम दिल्ली में अचानक आपको तब दिल्ली पुलिस का फिर से कमान दिया गया और स्पेशली आपको भेजा गया जब दिल्ली जल रही थी, खासकर जमुना पार के इलाके जल रहे थे और बहुत बुरी तरह जल रहे थे कई दिनों से। और उसकी आपने न केवल कंट्रोल किया बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी आपके समय में ही हुआ और कई मामले, चार्जशीट भी आपके सामने हुए। उसमें आपने एक बहुत बड़ी टीम और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया था। उसकी ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो काफ़ी चैलेंज थी शुरू में जब आप आए, जब भीड़ एकदम सड़क पे थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान? देखिए, हमें भीड़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ऑलमोस्ट ओवरनाइट हो गया। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी था ताकि लोग अपने घरों को जाएं, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो और कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटना ना हो जिससे लोगों में वो डर बना रहे। वो सब ख़त्म होने के बाद सबसे हमारे पास वो था कि इस केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छी तरह से हो। 53 लोग मारे गए, करीब 400 लोग घायल हो गए, अगर ये 400 का फिगर मुझे ठीक याद है तो। और इसमें काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। ये जो दंगे हुए थे ये नेचुरल नहीं था, ये करवाया गया था जानबूझ करके। ये हमें बिल्कुल देखने से पता चल जाता है कि करवाया गया है। इसके पीछे कौन है उस तक जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों की डेथ हुई और दंगे कौन करवाए थे, इसके लिए हमने एक ओपन सा रखा कि कोई हमें शिकायत ना हो कि हमारा केस दर्ज ना हुआ। हमने कहा कि आप बाई मेल भी भेज सकते हो, आप किसी भी थाने में जाकर केस रजिस्टर करा सकते हो। और वहाँ पे तो सीनियर अधिकारी भी रखा वहाँ पे, ताकि जो अक्सर कंप्लेंट हो जाती कि केस दर्ज नहीं हुआ। 755 केसेस दर्ज हुए, करीब 7 से 8 हज़ार लोग अरेस्ट हुए। हमारे पास सबसे वो था कि इतने तो केस दर्ज कर लिया, हमारी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे अच्छा बनाए रखें हम। तो एक केस जो उस पे था कि इसके पीछे कौन था दंगा कराने वाला केस, एक अलग से केस रजिस्टर करके उसको स्पेशल सेल में सिर्फ एक केस दर्ज किया और जिसमें गहराई से जांच हो, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, जो भी पॉसिबल है। तो 7-8 किस्म के जो हमें याद है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने वो किया, वो केस जिसमें आज तक भी बेल नहीं मिला है। वो दर्शाता है कि कितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके अलावा जो डेथ्स हुए थे 53 केसेस और भी इम्पोर्टेंट केसेस, उसको हमने शिफ्ट किया क्राइम ब्रांच को। वहाँ पे अच्छे हमारे इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ्स हैं, तो क्राइम ब्रांच में भी इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा हुआ और वो भी केसेस में काफ़ी हमें सक्सेस मिला। बाकी केस में हमें पूरा वो था कि
इसमें क्वालिटी कैसे सुधारा जाए। बड़े लार्ज नंबर ऑफ केसेस थे, तो हमने एक डायरेक्शंस भी इशू किए थे कि इन केसेस में ये चीज़ें आप ध्यान रखो ताकि क्वालिटी हो। किस प्रकार से एसएचओ और एसीपी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, सीनियर अधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाता है कि केसेस की क्वालिटी बढ़ा रहे। लेकिन हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है जो स्पेशल सेल में और क्राइम ब्रांच में है, उसको बार बार मैं रिव्यू करता था कि कैसा चल रहा है, और हमें खुशी है कि वो उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन अच्छा हुआ है। सर, आपके सीपी टेन्योर में पुलिस कमिश्नर जब आप थे तो काफ़ी चैलेंजेज आए सामने, और इन चैलेंजों के बीच में मतलब कोरोना काल भी था, किसान आंदोलन भी था, बाकी सारी चीज़ें भी थी, क्राइम भी था। तो उस काल में जब चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज था, आपने दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस का नाम दिया। ये ख्याल कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया, और दिल की पुलिस बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों ये बताया गया? देखिए, जब दिल की पुलिस अपने अफसरों से बातचीत हो रहा था तो उसमें ये इस प्रकार का एक नाम अचानक सामने आया। हमने देखा कि हमारी दिल्ली पिछले कुछ महीनों से एक जो दिल्ली के पब्लिक है प्रेशर में रही, राइट्स हुए, उसके पहले कई जगह प्रोटेस्ट हुए। हमें लोगों के साथ अब हमारा नाता अच्छा हो, आखिरकार जो भी कर रहे हैं हम पब्लिक के लिए तो कर रहे हैं। रात को कोई सिपाही अगर मान लीजिए गश्त करता है तो लोगों की सुरक्षा के लिए तो कर रहा है। कोई सिपाही अपनी जान गंवाता है तो लोगों की सुरक्षा के लिए तो करता है। तो हमारी क्यों ना पब्लिक के साथ हमारा नाता बहुत अच्छा हो, जिस प्रकार से और कोई बल को लोग बहुत अच्छा मानते हैं तो पुलिस को क्यों नहीं अच्छा मानेंगे। तो हमने ये वर्ड कॉइन किया, दिल की पुलिस। दूसरा, इस कॉइनेज से, दिल की पुलिस की का रखने से हमारे लोगों में भी एक मैसेज गया कि हमें सद्भावना के साथ, प्यार के साथ लोगों का ध्यान रखना है। और उसी प्रकार से हमने एक और चीज़ जो इससे अलग हट के, लेकिन इसी कि हमारे जवान जो है, हमारे ऑफिसर्स भी हैं, वे भी तो काम कर रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। कोरोना काल आया, हमने उनका बहुत ध्यान रखा। काम में जो अच्छा किया उसको बहुत ही प्रोत्साहन के तौर पे उन्हें इनाम रिवॉर्ड भी दिया। ऐसे ऐसे स्कीम्स लाए हमने। एक इंश्योरेंस का स्कीम लाया कि बिना प्रीमियम दिए हुए जो 5 लाख का इंश्योरेंस होता था उसको 28 लाख किया नॉर्मल डेथ के लिए। जो एक्सीडेंटल डेथ में जो पहले 30 लाख होता था उसको 78 किया। तो जब हमने हमारे अपने जवानों के लिए काम करूँगा, हमारे अफसरों के लिए काम करूँगा, तो वे भी तो उससे प्रभावित होकर के वे भी तो कुछ काम करेंगे जो पब्लिक के। तो ये सारा जो है वो दिल की पुलिस के दायरे में काम हुआ। इसी तरह से इंसानियत से जुड़ा एक और मिशन आपने शुरू करवाया था, मिसिंग चिल्ड्रंस का। उसमें आपने आउट ऑफ टर्म प्रमोशन का भी प्रावधान किया था कि जो इतने बच्चे ढूंढेगा उसको हम प्रमोट करेंगे। वो भी ख्याल कहाँ से आया था आपको और कैसे उसकी शुरुआत हुई? देखिए, हमने देखा कि कई केसेस में बच्चे गुम हो गए, लड़कियां गुम हो गई, और उसमें जितना प्रयास होना चाहिए इतना प्रयास नहीं हो रहा है। कुछ केसेस कोर्ट में भी गए, वहाँ से भी सुनने में आया। हमारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल जो मैं रिव्यू करता था उसमें भी देखता था कि बहुत केसेस, नंबर ऑफ डिटेक्शन, जो छोटे बच्चे बरामद बहुत परसेंटेज कम था। तो आखिरकार और इस पे एम्फेसिस कम था। नॉर्मल रॉबरी और डकैती में अगर हो जाए तो उस पर काफ़ी पूरा पुलिस टूट के पड़ जाती है कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करें। तो क्यों नहीं इसको भी। और ये जो बच्चे हैं मिसिंग चिल्ड्रन,
अगर इनको जल्दी से बरामद करके अच्छे वातावरण में न रखा जाए तो कल को ये भी तो क्राइम करेंगे। तो ये सोच करके हमने किया कि इस पे प्राथमिकता दी जाए, इसमें अच्छा, इस दिशा में काम अच्छा होगा तो इनको प्रमोशन दी जाएगी। तो इफ़ आई एम राइट, 50 बच्चे अगर एक साल में बरामद कर दोगे तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। और उसका नतीजा ये रहा कि जितने बच्चे एक महीने में गुम होते थे उससे ज़्यादा बच्चे बरामद होते थे। जो पिछले जो बरामद नहीं हुए थे पिछले महीनों के, वो बरामद होने लगे। सर, कोरोना काल की सबसे बड़ी याद? कोरोना काल में सबसे बड़ी याद यही थी कि इतना मेहनत किया और हर एक एक को पे ध्यान हमने ये भी किया कि जो कोई भी पुलिसकर्मी अगर उसको तबीयत खराब हो तो तुरंत रिपोर्ट करे, एसएचओ को रिपोर्ट करे या अपने कंसर्न अगर माने थाने के अलावा कहीं है तो अपने इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करे। और एसएचओ काम था तुरंत उसको टेस्ट कराए, अगर वो उसमें टेस्ट में थोड़ी सी भी उसको है तो उसको आइसोलेट कर दे। इस प्रकार की चीज़ें थी, पूरा ध्यान से किया गया था। इसमें भी एक हमारा पुलिसकर्मी था जिसकी मौत हुई, पहली मैंने कोरोना से पहली डेथ हुई, तो शायद उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो उस समय हमें खराब लगा कि इतना करने के बावजूद भी एक का डेथ हो गया, तो कैसे इसको और सुदृढ़ बनाए। उसके बाद और भी स्टेप्स लेता रहा। सर, बीइंग ए पुलिस लीडर, पुलिस चीफ, जब इस तरह का कोई हादसा होता है, जब कोई पुलिसकर्मी किसी हादसे से, किसी बीमारी से या ड्यूटी पे मारा जाता है, उसकी मौत होती है, तो एज सीपी कैसा लगता है? लगता है कि अपना ही एक बृहद परिवार का एक सदस्य चला गया, और जो कि ना होना चाहिए, क्योंकि उससे पुलिस बल में जरूर ही उसकी जो उसकी हम क्या कहें, एक डिमोटिवेशन होता है, तो वैसा ना रहे, सभी मोटिवेटेड फील करें, वही तो चेष्टा होती है। सर, आपके समय में किसान का भी बड़ा खराब सा आंदोलन हुआ और लाल किला तक वो लोग चढ़े, तो क्या लगता है कि पुलिस से चूक हुई थी या ऐसी कौन सी बात थी जो आज भी आपको उद्वेलित करती है? मैं इसको चूक नहीं मानूंगा। जब कोई भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो जाए और खासकर यूथ्स जो ट्रैक्टर के साथ आए, हमने 2 महीने तक तो उनको दिल्ली में अंदर आने नहीं दिया था। अब इस बार क्या हुआ कि इसको एक किसानों के जो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई, समझौता हुआ, रिटर्न समझौता हुआ, जिस पे उन्होंने दस्तखत किया और कि हम एक दिए हुए रास्ते से ही हम जाएंगे और वापस फिर हरियाणा को चले जाएंगे। उनके लिए रास्ता बनाया गया। जाहिर है कि उनको उनके वादे के अनुसार ही उनको रास्ता दिया गया। अगर वो रास्ता न जाए और उस समय अपने ट्रैक्टर की जोर पे अंदर घुसने की कोशिश करें, यद्यपि हमने जगह जगह पे बैरियर्स लगाया था, लेकिन वो बैरियर उतना मजबूत नहीं था जितना, और ओवरनाइट हम जितना कर सकते थे वो उसको किया। तो इस प्रकार से अंदर आए, ठीक है, किया, लेकिन इसी का परिणाम है कि वो जो किसान आंदोलन जो पूरे पीक पे था, उसके बाद से धीरे धीरे कम हो गया और उनको जो लोगों की जो सिंपैथी थी,
लोगों का जो विश्वास था वो हट गया और वो ख़त्म हो गया। सर, स्पेशल सेल का स्पेशल कमिश्नर रहते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशल सेल का स्पेशल कमिश्नर रहते हुए और फिर पुलिस का चीफ बनते हुए ऐसा कौन सा केस था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक यानी सरकार तक के कान खड़े कर दिए थे और एक तरीके से आप लोग हिल गए थे, फिर वो केस कैसे सॉल्व हुआ? देखिए, जहाँ तक उस दौरान में स्पेशल सेल के दौरान में दिल्ली में ऐसा कोई टेररिस्ट क्राइम नहीं हुआ। इनफैक्ट टेररिस्ट क्राइम मेरे ज्वाइन करने के बाद कोई दिल्ली में टेररिस्ट क्राइम हुआ ही नहीं। छोटे मोटे हुए होंगे बहुत बाद में, लेकिन उससे करीब 5 साल तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने एक अच्छा केस के तौर पे जिसमें हमें काफ़ी खुशी है, ये 1 अगस्त 2012 में पुणे में एक ब्लास्ट हुआ था और वो 7 जगहों पे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन लकीली किसी भी आदमी का जान नहीं गया, क्योंकि वो जो ब्लास्ट हुई उसमें पावरफुल ब्लास्ट नहीं हो पाया, किसी तकनीकी कारण से पावरफुल ब्लास्ट नहीं हो पाया। तो ये तो पुणे पुलिस का केस था, लेकिन हम ये जानते थे कि ये अगर इस पे काम ना किया जाए तो कल को दिल्ली में भी आएगा, बिकॉज टेररिस्ट का सबसे बड़ा ऐसा जगह जहाँ पे वो हमेशा चाहते हैं करने को, वो दिल्ली ज़रूर है, नेशनल कैपिटल होने की वजह से। मुंबई है दूसरा जगह जहाँ पे कर सकते हैं, तो हमें काम करना चाहिए। हमने उस पर काम करना शुरू किया और हमने जो 5 आतंकी है उसको हमने पकड़ लिया। और इसमें हम ये पूरा केस हम लोगों का खुद का किया था, यहाँ तक कि जो देश के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और तो हमें काफ़ी खुशी मिली कि ये सब केसेस दिल्ली पुलिस को ऐसा एक सुपीरियर पुलिस फोर्स है जो कि अपने बलबूते पे दूर दराज के केसेस को भी सॉल्व कर सकती है। तो अगर आप शेयर करना चाहें कि वो कौन सा सुराग था जिसने इन 5 आतंकवादियों तक पुलिस को पहुंचा दिया? उसमें हम लोगों ने उसी दौरान हम लोगों ने कुछ ऐसे बड़े आतंकियों से हमारा एक तरीके से बातचीत हो गई थी। उनको नहीं मालूम था कि हम कौन हैं, और धीरे धीरे उनसे काफ़ी विश्वास हो गया। और विश्वास होने के बाद वे खुद, चूँकि उनको बहुत सारी ज़रूरतें थी, उन्होंने सोचा कि वे अपने ही किसी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक काफ़ी अच्छा एक तरीका था, बड़े अच्छी तरीके से हमने किया कि इनको थोड़ा सा भी जानकारी नहीं हो पाई कि हम कौन हैं। और अंत में हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती गई और उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने उनको पकड़ा। इससे ज़्यादा हम, चूँकि ये एक टेक्निक है, एक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है, तो इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और जब सीपी बने तब सर? सीपी बने तो उस दौरान भी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। उस समय तो मेजर फोकस हमारा राइट्स का था, वो था। उसके अलावा ऐसा कोई बड़ी इंसिडेंट नहीं हुई। सर आप एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी कह रहे हैं, हमारा बहुत ही दबाव था कि दिल्ली में इस प्रकार से जो गैंग वॉर है बिल्कुल ना हो। तो काफ़ी अच्छी फोर्सेस की, हमारे स्पेशल सेल हो या क्राइम ब्रांच हो। एक सबसे बड़ी मैं उपलब्धि हमारी कि जो डिस्ट्रिक्टों में जो स्पेशल स्टाफ होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 15 डिस्ट्रिक्टों में हर एक में स्पेशल स्टाफ होता है, उसको कैसे लिफ्ट करें। और ऐसा हो गया था कि स्पेशल स्टाफ जितने केसेस करते थे उतना तो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच नहीं कर पाते थे।
सर इससे अलग एक और कई बार आपसे चर्चा हुई तो आपने बताया है कि आपका इंटरेस्ट बीइंग इंजीनियर ट्रैफिक में था, लेकिन आपको नॉर्थ का सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर संभालने को दिया गया और डीसीपी बनाया गया। तो कैसे बने थे नॉर्थ के डीसीपी, और फिर कैसे डीसीपी बने हुए आपने हिजबुल के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था? डीसीपी साउथ वेस्ट में हमारा करीब करीब टेन्योर पूरा हो रहा था, 2 साल हो गया था। तो हमने अपनी बातचीत में कमिश्नर से बोला कि हमें अगर मौका मिलेगा तो मैं ट्रैफिक में भी करूँगा, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से और मेरी एक समझ थी कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। अपनी इच्छा जाहिर करी थी, लेकिन चूँकि बहुत सारे उस समय वर्ष 97 में कुल 23 ब्लास्ट हुए थे और उसमें 14 ब्लास्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली पुलिस प्रेशर में थी, तो कमिश्नर ने सोचा कि एक ऑफिसर को लगाया जाए जो इस पे कुछ स्थिति में परिवर्तन कर सकेगा। तो उन्होंने मुझे लगाया और मुझे याद है 6 दिसंबर 1997 उस दिन हॉलीडे था और 6 दिसंबर एक और तरीके से बाबरी मस्जिद वाली कांड हुई थी, तो उसमें भी सतर्कता बरतना था। तो उस दिन मैंने ज्वाइन किया था और उसके अगले 1.5 साल तक मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में रहा और कोई ब्लास्ट नहीं हुई और वे आतंकी अंततः पकड़े गए। एक केस ऐसा भी हुआ था जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी आए थे। एक एप्पल लाने वाली जो ट्रक है उसमें आए थे और वो वापस जा रहे थे, करीब 47 लाख से ज़्यादा रुपए नगद कैश लेके जा रहे थे। तो रूटीन चेक्स में ये पैसा मिला, शक हुआ कि इतना बड़ा अमाउंट कैश में कैसे कहाँ जा रहा है, और उनकी हुलिया देख करके और भी शक हुआ। उनको डिटेन कर ली गई, उनसे पूछताछ हुई और उसमें मैंने हमारी जो स्पेशल स्टाफ के लोग, ऑपरेशंस के लोग हैं, उनको भी लगाया। और जब काफ़ी ग्रिलिंग हुई, उनके पास जो चीज़ें थी, इंफॉर्मेशन थी, उसको जब सर्विलेंस की गई तो पता चला कि वे हिजबुल मुजाहिदीन के थे और वे अपने डिप्टी सुप्रीम कमांडर जो कश्मीर में है उससे वो बातचीत में थे और ये हवाला से पैसा दिल्ली आया था जिसको वो लेकर जा रहे थे कश्मीर में। फिर वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और भी खुफिया एजेंसी से संपर्क करके अंत में उस डिप्टी सुप्रीम कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन को पकड़ने की कोशिश हुई, जिसमें उसने पुलिस बल पे फायरिंग किया और वो उस एनकाउंटर में मारा गया। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के पूर्व सीपी एसएन श्रीवास्तव और उनसे बातचीत का सिलसिला अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और अनसुनी बातें। तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।